दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। आपके जितने भी परीक्षाएं होनी है यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पी एस सी सब में ये जीएस का जो जीएस के ये वीडियोस हैं वो काम आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बृहद कोर्स अगर संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपके लिए उपलब्ध है। आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन है। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको एक विषय ही कई टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं मेरा UD10, ये UD10 रेफरल कोड है, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। फीस वैसे ही बहुत कम रखी है अनअकैडमी ने, पूरे 2 वर्ष की 9100 फीस है मात्र। और आपको एजुकेटर्स मिलते हैं अच्छे, जो सिलेबस की संपूर्ण तैयारी A to Z तैयारी करवाते हैं आपको। और आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत मौजूद हैं, तो आप अवश्य ये लाभ लें। और कोई अन्य जानकारी इससे संबंधित लेनी हो तो हमारे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9453775039 पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका टारगेट सिविल सर्विसेज है। हूँ मैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए वीडियोस को का जो है लेंथ थोड़ा कम हो रहा है, क्वेश्चंस कम हम पुटअप कर पा रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन में जब ठीक हो जाएंगे पूरी तरह तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस फिर आनी शुरू होंगी। आपका पर्यावरण पे एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं ले आना चाहता हूँ। कुछ लंबा रहेगा लेकिन उसमें पूरा आपका यूपीएससी से लेकर के निचले स्तर तक की जो भी परीक्षा आप देंगे सबके लिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट सब उस वीडियो में रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम लिंक हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर वीडियो और PDF वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा यदि कोई डाउट हो तो आप हमको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी हम इतिहास और भूगोल का लेकर चल रहे हैं, इसको समाप्त करने के बाद फिर अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, और इस तरह से फिर साइंस पे आएंगे। तो धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट करके हम चल रहे हैं, लेकिन अन्य एग्ज़ाम्स भी आपके इससे सध जाएंगे। तो कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, और कौन से महासागर में कौन सी धाराएं बहती हैं गर्म ठंडी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों के लिए। मुख्य परीक्षा 2018 में एक प्रश्न ही सीधा पूछ लिया था कि अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं का नाम लिखें। केवल आपको नाम वहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, क्यूराइल भी गर्म है, नहीं सॉरी, क्यूराइल जो है ठंडी है, क्यूरोशियो गर्म है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यूरोशियो हमने आपको बताया गर्म है, क्यूराइल यहाँ ठंडी आ गई, कैलिफोर्निया भी ठंडी है तो ये भी नहीं होगा। क्यूरोशियो ठीक है गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक गर्म है, 3 हुई तो सी इसका सही है, ठीक है ना, सी सही है। बेंगलुरु की धारा भी ठंडी जलधारा है। तो कोडिंग कर लीजिए आप तमाम जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, क्यूरोशियो, अलास्का, एल नीनो, सुसीमा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी विषुवतीय रेखा, उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, ये सभी क्या है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इरमिंगर, उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा, एंटलीज जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अगर हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये सभी हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो ये विवादित क्षेत्र है, आपको पता है। पाकिस्तान ने धोखे से यहाँ कब्जा भी कर रखा था थोड़े से क्षेत्र पे। 24 डिग्री अक्षांश है इसका उत्तर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है। कच्छ के रण की पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान से मिलती है। जो कच्छ का रण गुजरात में है, उसकी जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान से मिलती है। पूर्वी सीमा भारत में, गुजरात में है।
9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने यहाँ पर अचानक आक्रमण किया और इसके एक भाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में युद्ध भी हुआ था, आपको पता है। ये है दोस्तों गुजरात, ये गुजरात है, आपको पता है। और ये है आपका कच्छ का रण, ये धोलावीरा जहाँ आपको दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर है। और ये है रन ऑफ कच्छ लेक। तो इसका उत्तर होगा 24 डिग्री अक्षांश। आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो रेखा है, जो कर्क रेखा है, वो गुजरात से होकर निकलती है। कुल 8 राज्यों से, कहाँ से? मित्र पर गमछा झार से, आप याद रखिएगा। उन 8 राज्यों को आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा यह याद रखिए कि 3 रेखाएं, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा, ठीक। तो डूरंड लाइन जो है वो भारत या अभी वर्तमान में पीओके कह सकते हैं और अफगानिस्तान के मध्य रेखा है। तो चूंकि पीओके को भारत अपना ही हिस्सा मानता है, हिस्सा है, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो लाइन है डूरंड लाइन है। भारत और पाकिस्तान, चूंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का भाग था और रेडक्लिफ लाइन से निर्धारण हुई थी सीमा, तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के मध्य जो रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच लाइन जो है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। वास्तव में सिमला समझौते के तहत जो है ये भारत और तिब्बत के मध्य एक लाइन थी, लेकिन अब चाइना और भारत के मध्य जो लाइन भारत मानता है, मैकमोहन लाइन को मानता है। हालांकि चीन मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है, ठीक है, मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक किस प्रदेश का विस्तार है? तो हिमालय को जो हमने ट्रांस हिमालय सबसे पहले, फिर उसके बाद वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। शिवालिक के बाद जो मैदान शुरू होते हैं, मैदानों की जो बनावट है, उनको हम मुख्यतः 4 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। सबसे ऊपर भाबर, फिर तराई, ये भाबर जो है कंकड़ वंकड़ युक्त होते हैं, तराई जो है ये दलदली भाग होता है, यहाँ पे कुछ कच्छ वनस्पतियाँ टाइप की वनस्पतियाँ छोटी छोटी पाई जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है बांगर का, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। और अंत में आता है सबसे नीचे खादर। खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा होती है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न का सीधे उत्तर हो जाएगा खादर, सॉरी भाबर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शिवालिक के गिरिपद से, शिवालिक के जस्ट बाद से जो शुरू होता है वो भाबर शुरू होता है। तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। ये कंकड़ी रूप में, कंकड़ पत्थर के रूप में पाया जाता है। और इतनी ज़्यादा कंकड़ पत्थरों के कारण ही इतनी अधिकता होती है कंकड़ पत्थरों की कि नदियाँ लगभग यहाँ पर आकर विलुप्त सी हो जाती हैं। तराई प्रदेश जो होता है भाबर प्रदेश के दक्षिण भागों में मिलता है, जैसे कि हमने बताया। अधिक आर्द्रता होती है और दलदली क्षेत्र यहाँ पर मिलता है और इसीलिए जैव विविधता का विशाल भंडार तराई क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न आर्द्र वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जो इसका उत्तर होगा आपका ए, भाबर प्रदेश। सही सुमेलित नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, किस राज्य में स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर सही, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, सही है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ उत्तराखंड दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। यहीं पर राणा चार्ल्स डार्विन नाम का एक मेढक पाया जाता है, बहुत ही फेमस है, राणा चार्ल्स डार्विन उसका नाम रखा गया है प्रजाति का। तो यहीं पर पाया जाता है, एक बार प्रश्न आ भी चुका है। तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में नहीं है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? ये विभिन्न चोटियां हैं, पूर्व से पश्चिम सही क्रम पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप देख करके आराम से ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस को पहले देखिए, फिर आकर यहाँ पर मिलाइए कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व किधर है?
पूर्व और इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, ऊंचा चोटियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले कंचनजंगा मिल जाएगा, फिर मकालू है, और पश्चिम में जाने माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नापूर्णा है, फिर धौलागिरी है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी राइट है, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब आवाज आ रही है। तो सभी को नमस्कार। शाम का क्विज शुरू करते हैं। अभी पॉलिटी का चल रहा था, ये हमारा एमसीक्यू। रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब आवाज आ रही है। तो सभी को नमस्कार। शाम का क्विज शुरू करते हैं। अभी पॉलिटी का चल रहा था, ये हमारा एमसीक्यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। ये पहला प्रश्न है आपके सामने। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहां पे वकालत कर सकते हैं? मनीष जी आयोग है, इसके काम में थोड़ा बहुत लेट लती होता है, ठीक है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इतना जानते रहिए कि कहीं भी सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं, ठीक। केवल पेंशन मिलती है इनको, या कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं उसमें ये काम कर सकते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग आदि हो गया। निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है? अर्थात जो प्रक्रिया अपनाई जाती है हटाए जाने की, इनमें से किसकी किसकी समान है? इसका उत्तर बताएं। ठीक है, दलीप कुंवर जी आपका उत्तर सही है, सबसे पहले आया है। 1 और 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उसकी योग्यता होनी चाहिए, आपको पता होगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाने की समान प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की अलग प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के लिए वो अलग है। तो 1 और 2 इसका उत्तर होगा। भारतीय मुख्य चुनाव आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का तरीका एक समान है। इनको केवल 2 आधारों, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इनको संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
अर्थात विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों में जो है पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं है। पूर्ण बहुमत क्या होता है? वहां उपस्थित से मतलब नहीं होता, वहां पर कुल संख्या से मतलब होता है, अर्थात सदन की कुल संख्या का जो पूर्ण बहुमत होगा, 2/3 बहुमत, उससे ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अति जटिल है भारत में। तो इसका जो उत्तर होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, कहाँ स्थापित हैं, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? आपको जितने उच्च न्यायालय हैं 25 के 25, उनका स्थान जरूर पता होना चाहिए कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का तो इलाहाबाद में है उच्च न्यायालय। ये YouTube भी ना आज इतना लेट कर रहा है, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, फिर 2 मिनट बाद वो दृश्य आ रहा है YouTube पे। इंटरव्यू और भी चीज़ों का चल रहा है भाई, 16 जून से भी चल रहेगा, प्रवक्ता का इंटरव्यू चल रहा है, वो सभी जितने साक्षात्कार होने वाले हैं सबके लिए ही है। हालांकि रिजल्ट तो आएगा ही, अभी कुछ काम चल रहा है उस पर। मैंने आपको बताया था कुछ त्रुटियां थी, सुधार हो रहे हैं उसमें, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको काफ़ी लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, राजा योगी का उत्तर सबसे पहले आया, सबसे सही उत्तर है मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। बाकी तीनों का, कर्नाटक का बेंगलुरु है, राजस्थान का जोधपुर में है, केरल का एर्नाकुलम में है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, आप में से किसी ने अभी तक उत्तर इसका सही नहीं दिया है। अच्छा, विवेक जी ने दिया है। विवेक सिंह, आपका उत्तर सही है, अनुच्छेद 160 के तहत। अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार के बारे में है। अनुच्छेद 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 160 जो है ये राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु शक्ति देता है। तो इसका होगा ए उत्तर। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन निम्न में से किस समिति द्वारा किया गया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित जो दो प्रशासनिक सुधार आयोग बने अभी तक, एक मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, दूसरा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किस समिति के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन हमने कल या परसों डिस्कस किया था दोस्तों, इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप। चलिए, किसी का उत्तर सही नहीं है, डी इसका उत्तर होगा। एमसी शीतलवाड़ समिति। अनुज सिंह, ठीक है, अभी आपने उत्तर दिया। एमसी शीतलवाड़ समिति बनी थी 1966 में, जो आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी,
मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इसी पर विचार करने के लिए, इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए शीतलवाड़ समिति शीतलवाड़ साहब की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? जो क्षेत्र पंचायत होता है, 3 पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। वर्तमान में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायतों की, इसमें जो क्षेत्र पंचायत है उसका जो क्षेत्र है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा या जनपद के जिलाधिकारी द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिर्फ 2 आंसर सही अभी तक मिले हैं। कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों को। चलिए ठीक है, आज क्लियर हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये राज्य सरकार द्वारा, अजय कुमार जी सबसे पहले उत्तर आपका आया। राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र पंचायत के जो क्षेत्र है उसका निर्धारण किया जाएगा, इसका कितना क्षेत्र होगा किसी क्षेत्र पंचायत का। ठीक, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य इस पर नियम कानून बनाती है, क्षेत्र निर्धारण राज्य का काम होता है, न कि राज्य चुनाव आयोग का। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने, चुनाव जो संपन्न होता है, स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने का काम राज्य चुनाव आयोग का होता है बस। वोहरा समिति का कार्य क्षेत्र क्या था? जो वोहरा समिति बनी थी उसका कार्य क्षेत्र क्या था? बहुत प्रसिद्ध समिति, हाल ही में चर्चा में भी थी, इसका जिक्र कई बार हुआ। 1993 में समिति बनी थी, किस लिए बनी थी? ठीक है, और उत्तर कोई देना चाहे इससे अलग? चलिए, अजय जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, मधुसूदन जी ने भी साथ में दिया है आंसर। दोनों का 8-12 सेम टाइम है। तो बोहरा समिति का जो कार्यक्षेत्र था, राजनीतिक व अपराधी तत्व जो हैं उनके गठबंधन की साठगांठ की जांच करने के लिए बोहरा समिति बनाई गई थी। सी इसका सही उत्तर होगा। संगठित अपराधियों, माफिया एवं नेताओं के बीच संबंधों की जांच के लिए वर्ष 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस समिति द्वारा की गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति जो दी गई थी, किस समिति के द्वारा की गई थी? आपको पता है, ये पीके राव जो समिति है, इसके अलावा बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी समिति, ये चारों ही पंचायतों संबंधित समितियां हैं। पंचायतों के संबंध में इन्होंने राय दी थी। सबसे पहले बलवंत राय समिति 1957 में, फिर 77 में अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति आती 1985 में, और एल एम सिंघवी समिति 1986 में। इनमें से कौन देता है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति? ना, आप लोग गलत हैं। ठीक है, तो अच्छा किया मैंने इस उत्तर को शामिल किया इसमें। ठीक है, एक आदित्य चौधरी जी ने आंसर इसका सही दिया है सबसे पहले। एलएम सिंघवी समिति, मैंने आपको बताया है कि बलवंत राय मेहता ने संवैधानिक दर्जा की डिमांड नहीं की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वर्तमान में, इसकी संस्तुति की थी, जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हो गई। लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो संस्तुति दी थी, एलएम सिंघवी समिति ने दी थी। जबकि राव जो समिति थी, इसने 4 स्तरीय पंचायत की बात की थी, 4 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली की बात की थी। ठीक है, और क्रम भी याद रखिएगा, बलवंत राय, फिर अशोक, फिर राव, फिर एलएम सिंघवी। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, भाग 3, इसका मतलब है कि भाग 3 के अंतर्गत किसको सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? जी श्वेता जी, सही कह रही हैं। जी, पी के थुंगन समिति भी बनी थी, उसने भी संवैधानिक दर्जे की वकालत की थी, लेकिन थुंगन समिति इसमें नहीं थी।
ठीक है, ये आप सभी ने सही उत्तर इसका दिया है, एक दो लोगों को छोड़ करके। आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। आवास का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है, ये मूल अधिकार में नहीं आता है। ये नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का डी, अनुच्छेद 39 का घ, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, इन शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। इसके लिए कुछ समय मैं आपको देता हूं, 2 मिनट समय ले लीजिए और पढ़िए इसको कि कौन सा सही उत्तर होगा या कौन से सही उत्तर होंगे। अब इसको आप सही से पढ़ें और इसका उत्तर दें। क्या हुआ? आर्टिकल 138, 139 पढ़ा है आपने? 139 क्या कहता है? ठीक है, दलीप कुंवर जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। दोनों ही गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं। संसद, भारत की उच्चतम न्यायालय संसद के पास अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का जो अधिकारता है उसका विस्तार कर सकती है। ये संसद को अधिकार, संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 139 में ये कहा गया है। दूसरा है उच्च, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आपको पता है कि यहां पर अगर सर्वोच्च न्यायालय दिया होता तब ये बात सही हो जाती, लेकिन यहां पर न्यायालय दिया है, तो न्यायालय मतलब कोई भी न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का जो भार होता है प्रशासनिक व्यय, वो भारत की संचित निधि पर होता है। लेकिन राज्य का जो भार होता है, राज्य के सॉरी उच्च न्यायालय का जो भार होता है, प्रशासनिक व्यय जो होता है, वह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो दूसरा भी कथन गलत है। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो। कोई डाउट तो नहीं आपको इस प्रश्न में? तो आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। संविधान के भाग 15 के, हाँ, ये नियुक्ति संबंधित, उसमें एक और कथन गलत था। इस कथन का एक पार्ट और गलत था। इसमें जो दिया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। कई अधिकारी ऐसे होते हैं, जैसे कि न्यायमूर्ति हो गया, कोई न्यायाधीश का गठन तो कॉलेजियम के द्वारा होता है, जबकि अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए आप, कौन सा कथन असत्य है?
नहीं प्रिंस जी, कमी नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। विस्तारित कर सकती है प्रयोजनों के लिए, लेकिन कमी नहीं कर सकती, वो मूल ढांचे का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे पहले उत्तर आया है किसका है भाई? मधुसूदन जी, मधुसूदन श्रीवास्तव का। श्वेता जी ने भी सेम टाइम पे उत्तर दिया है, अमरीश चंचल जी ने भी सेम टाइम पे उत्तर दिया है। तो सी इसका उत्तर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, इनमें से जो भी पहले प्राप्त हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले प्राप्त हो जाए। बाकी तीनों चीजें सही है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सहायक जो उसके होते हैं, सहायक के रूप में आयुक्त होते हैं। ठीक, इसका जो है सी संविधान। अब संविधान के बारे में कौन सा सत्य है बताएं? संविधान किसका प्रावधान करता है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर खामोश है। चलिए आप उत्तर दे लीजिए पहले। बहुत वेट करा रहा है यार यूट्यूब तो। ओके, अनुच्छेद 57 पढ़िए। इसके लिए आप लोगों के पास बुक एक रखा करें। जब मैं कहा करूँ कोई अनुच्छेद पढ़ने के लिए, तो आप तुरंत वो अनुच्छेद खोल करके पढ़ लिया करिए। तो अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57 पढ़ें। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 57। तो इसका सी उत्तर सही है। किसने राइट दिया है? दलीप कुंवर जी ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है। बहुत सही, सी उसका उत्तर है। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अनुमति देता है। सी इसका उत्तर है। भारत पढ़ा आपने? भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, दलीप कुंवर जी, आपका उत्तर सबसे पहले प्राप्त हुआ। बी इसका उत्तर है। जो वन है, शिक्षा है, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। सही है। शेयर बाजार ये संघ सूची का विषय है। डाक घर बचत बैंक संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। तो ए, सी और डी सही है, बी वाला गलत है। शेयर बाजार ये संघ सूची का विषय है। त्रिसूचियां कहां पर दी हुई हैं? अनुसूची 7 में। इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पे राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ जब ऐसा कभी हो जाए कि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाए समवर्ती सूची के विषय पर, तो जो केंद्र का कानून होता है वो प्रभावी हो जाता है राज्य के कानून पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी जल संसाधन मंत्रालय तो नहीं रह गया, जल शक्ति मंत्रालय हो गया है।
लेकिन फिर भी इसका उत्तर दीजिए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप सी को मान के चलें कि ये जल शक्ति मंत्रालय है। तो अब आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, दलीप कुंवर जी और रागनी पाठक जी, इन दोनों का उत्तर जो है सबसे पहले प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। विजय जी, आज हम करंट का रामायण वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई। 2.5 घंटे हमने वीडियो पूरी बनाई, लेकिन वो स्ट्रीम नहीं हो पाई। तो इसलिए हम दोबारा स्ट्रीमिंग करेंगे उसकी कल या परसों में। आपको पहले बता देंगे, नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाएगा। जय हो स्टडी, ये आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए, जय हो स्टडी, वहाँ टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, पब्लिक चैनल है। तो जय हो स्टडी आपको मैं बता दूं, अब यहाँ पर तो लिखने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जय हो स्टडी ये चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल है। आप जो है टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए, नाम चैनल का नाम आ जाएगा, जे करके उसका जो है लोगो लगा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन रामायण वीडियो का आ जाएगा, वहीं पर हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको। अच्छा विवेक जी, हम नहीं नहीं, आपका तो नहीं दिख रहा था, आपको ऐसा लगा होगा, आजकल यूट्यूब जो है कभी कभी टाइम डायलेशन हो जाता है तो पता नहीं चल पाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जल संसाधन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1983 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जो कि अब जल शक्ति मंत्री कहलाता है, वो होता है। हाँ, इस क्वेश्चन का ए होगा आदित्य जी, प्रधानमंत्री, ठीक है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत प्रावधान है कि, अब ये क्या प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधान? जी राजा जी, धन्यवाद। निश्चित रूप से मेरे पास है वो चीज, आपको प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझको, उतना आप तैयार कर लेंगे पर्याप्त है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत प्रावधान है कि, क्या प्रावधान है? 1 2 3 4 में करके आंसर दीजिएगा, जो आपको लगे, 1 2 3 1 2। अब थोड़ा सा ये गहन अध्ययन करें इसका। आदित्य जी और अच्छे से पढ़ें, केवल 2 ही सही लग रहा है आपको? चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ये रहे आपके ऑप्शन, 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4, उपयुक्त सभी। अब बताएं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? एक से अधिक सही है, ये तो तय हो गया, तो कौन कौन से सही है? ये ठीक है, किसने उत्तर? आदित्य जी, उत्तर सबसे पहले आपका आया है, एकदम सही है। 2 और 3, राष्ट्रपति जो पहला है क्यों गलत है बताता चलता हूं मैं, एक एक पे डिस्कशन कर देता हूं। अनुच्छेद 87 उठाकर देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सदन के सदस्यों की इस अवसर पर उपस्थित रहना होगा।
ये कहीं पर नहीं लिखा है, ठीक, पहली बात। दूसरा, लोकसभा ये कब करता है, संयुक्त अधिवेशन कब होता है अक्सर, जब नई लोकसभा आती है तो उसका पहला जो पहली बैठक होती है उसमें, या फिर एक सत्र जब विघटित हो जाता है, नए सत्र का जब प्रारंभ होता है, एक सत्र का अवसान हो जाता है, जब दूसरे सत्र का नए सत्र का प्रारंभ होता है, तो उस प्रारंभिक अधिवेशन का जो है उसमें जो है संबोधन करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस पर चर्चा होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। तो पहला और चौथा ये नहीं दिया हुआ स्पष्ट रूप से, इसका जो उत्तर होगा दूसरा और तीसरा होगा, ठीक है। तो आप कई बातें अनुच्छेदों से ही पूछी जाती हैं, भले ही वो सत्य हो अपने आप में, भले ही सदन के सदस्य उपस्थित रहें, ये सत्य हो, किसी अन्य प्रावधान से या फिर संवैधानिक जो कानून है, संवैधानिक जो नियम है उसके अंतर्गत आते हो, लेकिन उसको अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आना चाहिए, तभी अनुच्छेद 87 के अंतर्गत वो सही होगा। यहाँ पे अनुच्छेद पूछ लिया है, जब अनुच्छेद पूछेगा तो सिर्फ आप अनुच्छेद पर विचार करेंगे, न कि अन्य अनुच्छेदों पर या न कि अन्य विधियों पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है, ये कैसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 87 में नहीं है इसलिए गलत हो गया। अनुच्छेद 87 पूछा है तो अनुच्छेद 87 के इर्द गिर्द ही आपको रहना है, इससे बाहर के दायरे में नहीं निकलना है। ये आपको लिमिट दे देता है, कोई अनुच्छेद पूछ लिया तो वो लिमिट कर दिया उसकी, अब इससे आगे आपको नहीं सोचना है, उतना ही सोचना है जितना इस अनुच्छेद में। तो 2 और 3 इसका उत्तर होगा बी। कोई डाउट? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? गुड इवनिंग, देर से आए विदेश जी। चलिए कोई नहीं, बैक करके देख लीजिएगा, अपलोड तो हो ही जाएगा ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य नहीं है? आपको पता है मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का क में इनको रखा गया है। कुल कितने हैं अनुच्छेद, ये किस में आता है, 51 का क में कितने हैं? इसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आप सभी लोग सही हैं भाई, लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य में नहीं आता है। दलीप जी सबसे पहले उत्तर आपका प्राप्त हुआ था, तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्यों में नहीं आता है। चुनाव करने का या मत देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, ये हमको कौन बताएगा? मताधिकार जो है, मतदान करने का अधिकार जो आपको प्राप्त हुआ है, वो संवैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है? पूछा जाता है प्रश्न, आप बताएं, या मूल अधिकार है आपका? लोअर 2 2016, लोअर 2019 वाले दे नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए ये लगे थे, चेयरमैन गायब हो गए हैं। स्थिति बहुत खराब है यूपीटीपीएससी की, वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ किसी आरओ या किसी एसओ वगैरह से, तो बेचारा रोता है। अच्छा, संवैधानिक क्यों नहीं भाई? विधिक अधिकार है, संवैधानिक क्यों नहीं है? मतदान का जो अधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार, आपको अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है कि नहीं करता है? तो कहाँ से आप लीगल बोल रहे हैं? सब लोग विधिक 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 विधिक। भाई संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा।
विधिक अधिकार नहीं है जगमोहन मिश्रा जी, संवैधानिक अधिकार है, इसका संविधान में वर्णन है। ठीक है, क्वेश्चन ये गलत हो, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक, अब इसको आप ध्यान रखिएगा आदित्य जी। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है। हमने आपको बताया कि आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। तो लोक चुनाव में मतदान करना ये क्या है? संवैधानिक अधिकार हो जाता है। संविधान में वर्णन है ना, तो संवैधानिक अधिकार हो गया। उसमें सोचना क्या है, जिस किसी भी प्रावधान का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है, पार्टिकुलर अनुच्छेद में है, तो वो संवैधानिक अधिकार हो जाता है, वो संवैधानिक चीज हो जाती है। किसी संस्था का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में है तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लीगल नहीं है। इसमें आप अंतर नहीं करें, गलत हो जाएगा। नहीं, यूपीपीएससी ने भी यही माना है, संवैधानिक ही माना है। ठीक है, वो विधिक पहले माना था, बाद में गलत होकर संवैधानिक मान दिया था। ये बहुत पहले की बात है, 2012 या 13 की बात है। उसमें उसने विधिक अधिकार दे दिया था, बाद में उसको चेंज करना पड़ा था। आंसर की में फिर जो न्यू आंसर की आई उसमें संवैधानिक अधिकार मानना पड़ा उसको। गलत उत्तर था वो। ठीक है, और यूपीएससी तो हमेशा जितनी बार पूछा है संवैधानिक, वो तो मानता ही है। इसी ने गलत एक बार कर दिया था, जिसके कारण आप लोगों को संवैधानिक और लीगल दोनों होगा, ये बात अलग है। लेकिन संवैधानिक है तो संविधान जो है लीगल के ऊपर आ जाता है ना। आपके लीगल राइट्स के ऊपर संवैधानिक अधिकार होते हैं। तो जब संवैधानिक अधिकार और लीगल राइट दोनों पूछेगा तो आपका संवैधानिक अधिकार राइट होगा वहां पर। जैसे कि सूचना का अधिकार जो है वो आपका लीगल भी है, संवैधानिक दोनों में आ जाता है। अर्थात लीगल में आ जाता है, मूल अधिकार दोनों में आ जाता है। अगर मूल अधिकार और लीगल कानूनी अधिकार अलग अलग पूछे तो आप वहां पर मूल अधिकार को मानेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मूल अधिकार के अंतर्गत माना है, सूचना के अधिकार को, भले उसका वर्णन नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि व्याख्यायित कर दिया कि ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है तो मूल अधिकार हो गया वो। तो जब भी अलग अलग आएगा, मूल अधिकार आएगा, कानूनी अधिकार आएगा, सूचना का अधिकार, तो आप मूल अधिकार उसको मानेंगे। जब मूल अधिकार के से अलग देगा कानूनी अधिकार तब। आदित्य, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की बात हो रही है, या फिर कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लीगल राइट्स जो हैं वो संवैधानिक अधिकार है। कोई मिलाकर ये बात आप समझ लीजिए। प्रावधान है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा, संविधान में है कि नहीं है? तो संवैधानिक अधिकार है चुनाव करने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये आपको इस बात को क्लियर रहना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, सीधी बात है, वो ये अधिकार जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में हो। यही है उसकी सबसे अच्छी परिभाषा, लीगल परिभाषा। तो जब है तो संवैधानिक अधिकार है, उसमें कंफ्यूजन क्या? अगर दोनों एक साथ दे देता है तो बात अलग है। मानना पड़ेगा भाई। जो चीज दी हुई है उसमें कुछ मतलब कि कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि आयोग ने गलत उत्तर दे दिया। तो आयोग के गलत उत्तर देने की वजह से किसी अवधारणा को आप गलत थोड़ी कह सकते हैं। अनिवार्य नहीं हो सकेगा। और 40% क्या, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों का चुनाव के प्रति, जैसे जैसे नेताओं के प्रति विश्वास हटता जा रहा है, उसी तरह लोग आने वाले समय में चुनाव बहुत कम लोग उसमें मत देने जाएंगे। आने वाले समय आप देखिएगा, बल्कि शहरी मतदाता तो वोट करने ही नहीं जाएगा। अभी भी नहीं जाता था, आगे भी नहीं जाएगा। रिश्तेदार नातेदार कोई खड़ा हो जाए तो बात अलग है।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? तो आसान प्रश्न है। अनिवार्य किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है अमरीश जी। अनिवार्य करने पे बात भी चल रही है, लेकिन अनिवार्य कर देने पर लोग फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करने लगेंगे, दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा, जबरदस्ती कर रही सरकार। अनिवार्य होने में कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान सरकार चाहे तो अनिवार्य कर सकती है, लेकिन उसका भी पालन कौन करता है? उसमें आप क्या, अगर नहीं मत देता है कोई, मान लीजिए चलिए मत नहीं दिया किसी ने, तो किस कारणवश नहीं दिया, उसका कारण भी होना चाहिए। अगर सबको पकड़कर जेल में बंद कर दें, ऐसा भी नहीं है कि 40% एकाएक जो है चुनाव कानून के डर से जो है जाने लगेंगे मत देने। उसमें से अगर 10%, इतनी जनसंख्या है, अगर 10% भी वोट करने नहीं गया और कोई कारण बता दिया कि इस कारण हमने वोट नहीं दिया, तो उसको आप सजा तो दे नहीं सकते हैं। तो ये व्यवस्था फेल हो जाएगी। अब भारत की परिस्थिति अलग है, यहाँ के लोग उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है चीज़ों को लेकर, अधिकारों को लेकर अपने। जी हाँ, स्वीडन स्वीडन स्वीडन, ठीक है। स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन, सी इसका उत्तर है। और स्वीडन स्कैंडिनेवियाई देश का जो पहला राष्ट्र है, ये विश्व का पहला राष्ट्र है जिसने ओम्बुड्समैन की सबसे पहले नियुक्त की थी। तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो पद है भारत में, वो स्वीडन से लिया गया है, अर्थात स्कैंडिनेवियाई का ओम्बुड्समैन शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्तर आया श्वेता जी का आया, इसमें सबसे पहले उत्तर आया। ठीक है, निम्नलिखित में, अब ये देखिए कुछ बातें आपको बता दूं मैं अमरीश चंचल जी, अगर हम ये चर्चा करें कि मूल ढांचे का उल्लंघन होगा ऐसा कर देने पर, ये बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ मूल ढांचे में अभी तक परिभाषित नहीं है, मूल ढांचे की परिभाषा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो हम आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ अगर अनिवार्य कर दिया है तो मूल ढांचे का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय अगर मान जाएगा कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं होगा। अगर मान जाएगा कि मूल ढांचे का उल्लंघन है, तो मूल ढांचे का उल्लंघन हो जाएगा। ये चीज़ सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगी, व्याख्यायित करेगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरनल पार्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं इसके, जिस पर चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी। पक्ष का वकील कुछ अपने मत रखेगा, विपक्ष का वकील कुछ अपने विचार रखेगा, तमाम जो इसके पहले पूर्व निर्णय आ चुके हैं उनको रखा जाएगा, तब जाकर डिसाइड होगा। उसमें संवैधानिक पीठ बनेगी, संविधान का जो सवाल है, कम से कम 5 जजों की पीठ बैठेगी, तब जाकर निर्णय होगा इसमें। श्वेता जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अशोक मेहता ने 2 स्तर पर पंचायतों की बात की थी, मंडल पंचायत मंडल स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत की। तो ये इसका उत्तर होगा बी। आपके जनरल नॉलेज के भी सही है, बहुत लोग ग्राम पंचायत और जिला पंचायत समझते हैं, क्षेत्र स्तरीय पंचायत को नहीं। लेकिन अशोक मेहता ने जो द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात, पंचायत 2 तरह के पंचायतों की बात की। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। ज़्यादा देर विचार मत करिएगा, विचार करने में ज़्यादा समय मत लगाएं। ठीक है, भारत में यदि किसी राज्य की विधानसभा मध्य में ही भंग कर दी जाए, तब अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है। किसी ने उत्तर दिया इसका? आदित्य चौधरी जी, 4 स्तरीय पंचायत कहाँ पे भाई? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायत?
की राज्य व्यवस्था है। वहीं होगी जहां पर जिनका जो है, जैसे कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे कश्मीर के लिए था, हटा लिया गया, नागालैंड आदि में कुछ राज्य है जिनके लिए विशेष उपबंध है, वहां पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग तरह की व्यवस्था चलती है, वो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली ही है। जो जहां विशेष है वहां पर विशेष उपबंध हैं, जैसे कि कश्मीर में था। ठीक है, आप सभी का उत्तर लगभग सही है। सबसे पहले उत्तर दिया है अब्दुल्ला खान जी ने, डी इसका उत्तर है, न तो एक न तो दो। जब तक नई विधानसभा की बैठक नहीं हो जाती पहली, तब तक अध्यक्ष अपने पद से नहीं हटता है, पहली बात, चाहे विघटन भंग कर दी जाए तब भी। दूसरा है कि यह उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, न कि राज्यपाल को। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, डी इसका उत्तर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जी शरद जी, यूपीपीसीएस मेंस पोस्टपोन की सूचना 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगी। यूपीएससी वाले मिले थे ना पर 4-5 दिन पहले जाकर के, जब कैलेंडर आया था, इंटरव्यू जिनका था, तो अध्यक्ष ने बोल दिया था कि हम कैलेंडर चेंज कर देंगे, तो चेंज हो जाएगा आजकल में, उनका इंटरव्यू है। वैसे भी हमको नहीं लगता कि जुलाई में कोई एग्जाम करा पाएंगे, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। जो एग्जाम है एपीओ का, वो भी नहीं करा पाएंगे। आज इलाहाबाद में 5-6 केसेस आज फिर पकड़े गए कोरोना के। कल 2 डेथ हो गई, एक नौजवान था उसकी डेथ हो गई। कटरा पूरा मार्केट जो है बंद हो गया है, सील कर दिया गया है, कचहरी बंद हो गई। मेंस 2019 ये अगस्त में आपका बात चल रही है कराने की। कब कराएंगे वो डिसाइड होते ही, डेट डिसाइड होते ही, चूंकि और भी इनकी परीक्षा है, बीईओ वाली है, उसके लिए भी डिप्लॉयमेंट करना है, सेंटर वगैरह लेना है इनको, तो किस डेट को परीक्षा कराएंगे वो ये डिसाइड होते ही आपका आ जाएगा। 3214 प्रवीण राय जी, सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 3214 अर्थात प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, विधिक सेवा अथॉरिटी अधिनियम 1987, नगर पालिका अधिनियम 1993। तो जो इसका उत्तर होगा वो 3214 होगा, 3214 होगा। यूपी स्पेशल वीडियो कल दे देंगे, 100% कल हम यूपी स्पेशल वीडियो दे देंगे, उतना देख लीजिएगा। जी अब्दुल्ला जी, आप सही कह रहे हैं। अभी सुनने में आया कि कटरा में बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई है, पूरा बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया चारों तरफ से। अच्छा, जिला कर बहुत प्यारा प्रश्न है ये, आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है। विजय कृष्णा जी, जय हो स्टडी चैनल में आप जाइए, वहां पर मैं दे दे रहा हूं करंट रामायण वीडियो और पीडीएफ दोनों कल। ठीक है यूसुफ जी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं, पता है आपको? अभी बताएं। अच्छा,
शरद जी, आप शरद जी जो अभी आपको दिख रहे हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन एसडीएम के लिए ये प्रयासरत हैं। यूपी पीसीएस 2016 में सिलेक्टेड हैं। आपका स्वागत है क्विज कार्यक्रम में हमारे। हम्म संभागायुक्त, ठीक है, आपका उत्तर सही है। शरद जी ने ही सबसे पहले उत्तर दिया है। जो कमिश्नर होता है उसके अंडर में ये होता है। तो जो हायरार्ची है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको याद रखिएगा, आपके इंटरव्यू में भी काम में आएगा। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव होगा। फिर अपर मुख्य सचिव या विशेष सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रमुख सचिव, फिर कमिश्नर, जो मंडल कमिश्नर होता है, प्रत्येक मंडल का एक कमिश्नर होता है। कमिश्नर के अंडर में जो जिले होंगे उनके जिला कलेक्टर आएंगे। जिला कलेक्टर के अंडर में डिप्टी कलेक्टर, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद तहसीलदार आएंगे। तो ये हायरार्ची होती है, इसको आपको याद रखना है। जी जी, जानते हैं बिल्कुल आदित्य जी। बहुत लोगों को हम जान गए हैं इस फील्ड में आने के बाद। उनका भी सिलेक्शन हो चुका है डिप्टी एसपी पद पे। पहले पढ़ाते थे, शिक्षण का कार्य करते थे। ठीक है ना। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? शरद जी, अगस्त में होगा आपका पीसीएस मेंस। अभी जो बात चल रही है, अगस्त में प्लानिंग है करवाने की, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ठीक 16 अगस्त को बीईओ का एग्ज़ाम है। तो संभवतः बीईओ के बाद ही परीक्षा हो। उसके पहले तो इंटरव्यू रहेगा, यूपीएससी का खत्म होगा। तो वो दिन डिसाइड हो रहा है किस दिन परीक्षा आपकी कराई जाए, क्योंकि 3-4 दिन, 4 दिन आपकी परीक्षा होगी। एक दिन होता तो चल जाता, 4 दिनों के लिए सेंटर बुक करना, ये थोड़ा सा बात करनी पड़ती है उसके लिए। जो संबद्ध जिले के अधिकारी होते हैं जहाँ पे परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद ये निश्चय किया जाएगा। तो आज कल में आ जाएगा आपका। ठीक है, आप सभी का उत्तर सही है। मुरारजी देसाई, विजय कृष्णा जी, सबसे पहले आपका उत्तर प्राप्त हुआ था। तो मुरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे। कौन कौन थे वे? मुरारजी देसाई बंबई राज्य के 1952 से 1956 के अवधि तक मुख्यमंत्री थे। बाद में मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तथा इनके समय में चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ये 2 उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। हायरार्ची, अच्छा ठीक है, हम वरीयता पे और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, एक श्रृंखला शुरू कर देते हैं पदों की। तो कल आरओ पर एक हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है, दिन में किसी टाइम वीडियो आएगा, आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। संभवतः ये 4 या 5 बजे शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें आरओ के बारे में कंप्लीट बता दूंगा, क्या हायरार्ची है, कहाँ तक प्रमोशन होता है, कार्य क्या होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो एक एक वीडियो में मैं मुख्य 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 जो पद हैं उनसे जुड़ी जो हायरार्ची है, उनके डिपार्टमेंट संबंधी उनके जो कार्य हैं वो बताता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता रहे
और हो सकता है कि ये चीज़ मोटिवेट करे आपको कोई पद पाने के लिए। काफ़ी ऐसे पद होते हैं, जैसे कि कई ऐसे पद हैं पीसीएस में जिसकी चर्चा ही नहीं होती है, जो अपने आप में बहुत अच्छे पद माने जाते हैं। तो उन सभी पदों के बारे में आप जानिए अच्छी तरीके से कि क्या स्कोप्स हैं उसमें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। यूपीएससी के भी जो पद हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वो हायरार्ची के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो उस पर हम कल से एक कुछ विशेष शुरू करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का परीक्षा खबरी हमारा वीडियो जो है वो देखना ना भूलें। 8:30 बजे जो परीक्षा खबरी आता है करंट अफेयर्स का, वो देखते रहिए, आपका करंट अफेयर्स दुरुस्त रहेगा एकदम। जो छूट गया हो आपका वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इन शुभ शब्दों के लिए।